नैरेटिव से दामिराना में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद, जो कुछ मुस्लिम मालिक में शुरू हो चुका हुआ है और पाकिस्तान में कल से वो शुरू हो रहा है। और जैसे ही रमज़ान की आमद हुई है, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ हमें खुशी की खबरें मिलना शुरू हुई हैं। अगरचे जंग के बादल मुकम्मल तौर पे छटे नहीं हैं और उसके इम्कानात भी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन ये जो जिनीवा में अमेरिकी सदर जेडी वेंस और ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। और उसमें ईरान की तरफ से तो ये मौक़िफ़ आया है कि शायद अमेरिका ने ये बात मान लिया है कि ये मान ली है कि यूरेनियम की अफ़सुर्दगी जो है वो ईरान का लेजिटिमेट राइट है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर की धमकियां अपनी जगह पे, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल चाहता है और उसमें अमेरिका भी ये चाहता है कि ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ कर दिया जाए और ईरान ये गारंटी दे कि मुस्तकबिल में भी वो कोई ऐसा इरादा नहीं रखेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी करें। लेकिन ईरान के अंदर ये जो डिप्लोमेसी है और जिस सतह के ऊपर पहुंची है, वो उसमें किन ममालिक का किरदार है, और ये सबसे अहम बात है आज के नैरेटिव को डीकंस्ट्रक्ट करने की। और ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की रिकन्सिलिएशन की जो डिप्लोमेसी है, वो मिडल ईस्ट के ममालिक के अंदर जो है वो एक थोड़ी सी रेस उसके अंदर लगी हुई है। और ये हम जायज़ा लेंगे कि रेस है क्या और पाकिस्तान इस रेस में क्यों शामिल नहीं होता। और कल जो हमने बात की थी कि पाकिस्तान की एक दबी दबी ख्वाहिश है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की, क्या वो तो इस उसके राह में कोई रुकावट तो नहीं है। और सबसे पहले ये कि ये जो जिनीवा में मुज़ाकरात हुए, ओमान का जो है वो कलीदी रोल है। और ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बदर अबू सईदी, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया था टॉक्स को। पहले जो है वो मस्कत में और उसके बाद ये जिनीवा में शिफ्ट हुई। तो ये एक बड़ा ओमान का एकदम से उभर के सामने आना इस पूरे डिप्लोमेटिक सीन के अंदर, वो बड़ा अहम है। ज़ाहिर है कि ओमान एक बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, और जहाँ पे बलोचों की भी एक बहुत बड़ी आबादी है। और ग्वादर का तो आपको ताल्लुक़ पता ही है कि पाकिस्तान ने जो है वो ग्वादर जो है ओमान से ही एक माहिदे के ज़रिए हासिल किया था। और फिर ये कि ओमान का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ है, पाकिस्तान का भी एक हमसाया है। लेकिन ये एक गैर जानिबदारी का एक लंबी तान जो थी, ओमान ने वो क्यों उतार दी और एकदम से वो एक्टिव क्यों हो गया। एक तो ईरान की हमसायगी कि उसका इम्पैक्ट ओमान के ऊपर तो आएगा, एक ये वजह हो सकती है। फिर ओमान जो है वो एक पूरी ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर वो कोई एक्टिव पॉलिटिकल रोल अदा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो नए सुल्तान आए तो उनके बाद से ये उन्होंने कतर को अपना मॉडल बना लिया है। और जैसे कतर जो है कोलंबिया से लेके और मिंदानाओ तक जो है वो सफारतकारी करता है और रिकन्सिलिएशन की, जिसमें सऊदी अरब ने भी कोशिश की कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात को, फिर तुर्की का तो मिसाल आपके सामने, वहाँ तो बाकायदा मुज़ाकरात भी हुए यूक्रेन के और रूस के। तो ये एक रेस है। और रेस की एक बुनियादी वजह ये है कि ये रियासतें जो हैं वो कैपिटलाइज कर रही हैं एक पीस रिकन्सिलिएशन की डिप्लोमेसी के ऊपर, एक कैपिटल बना रही हैं, अपने सॉफ्ट इमेज बना रही हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक और जो सॉफ्ट पावर का जो कैपिटल है उसको इनक्रीज कर रही हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये कि ये ओमान ने भी उस रास्ते को अख्तियार किया, लेकिन पाकिस्तान ये रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर सका। और पाकिस्तान के सफारती महाज के ऊपर बयानात तो हैं और सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान मुसलसल कहता है कि हम जो है मुज़ाकरात को यूएस के और ईरान के सपोर्ट करेंगे,
अमन की कोशिशों को जहाँ पे भी होंगी हम उनके साथ हैं। और पाकिस्तान ने कोई पोजीशन वाज़े तौर के ऊपर नहीं ली, और ये गैर जानिबदारी जो इस पूरे खित्ते के अंदर है, ये इसकी पॉलिसी पाकिस्तान की है। पहले तो थी, लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं पे वेरिएशंस आती रही हैं और तब्दीलियाँ आती रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने ये रोल प्ले करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान का जो है वो इंटरनल एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वाइडन हो गया। मैं आपके सामने सिर्फ दो मिसालें रखना चाहता हूँ कि कैसे जो है ईरान का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री टेंशन को बढ़ाने में उनका किरदार रहा है। ज़ाहिर है कि ईरान की अपनी बरह रास्त मुदाखलत तो नहीं है, और ईरान की जो अपनी मजहबी जो प्रॉक्सी जमातें हैं और उनकी जो अफिलिएटेड जो सियासी जमातों के अंदर लोग हैं, वो तो उसका एक कैपिटल है जिसको ईरान जो है वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करता रहता है। वो ये कैपिटल उसका ब्यूरोक्रेसी में भी है, और मीडिया के अंदर भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये उनका ईरान का कैपिटल। लेकिन दो वाक़यात ऐसे हैं जिसने पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री टेंशन्स को, आपको याद होगा मियाँ साहब जब 2014 में इक़्तिदार में आ गए, और तो राहिल शरीफ साहब के दौर में ईरान की और सऊदी अरब की टेंशन जो है वो बढ़ गई थी। और शिया आलम का जो सऊदी अरब के अंदर फांसी दी गई, उसके बाद से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी शुरू हो चुके हुए थे, और टेंशन जो है वो अरूज के ऊपर पहुंच गई थी। तो उस वक्त कहा जाता है, और को बहुत कुछ ऑन द रिकॉर्ड अकाउंट भी मौजूद हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ साहब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास पहुँचे कि जी के हमें जो है वो इसमें सफारतकारी में रोल अदा करना चाहिए और दोनों ममालिक की सुलह करवानी चाहिए। चलें, मियाँ साहब ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आए फिर निकलते हैं और जाते हैं रियाद, और फिर हम जाएंगे तेहरान, और दोनों को समझाएंगे बुझाएंगे कि भाई सुलह कर लो, दुनिया में अमन ओमान से रहने में ही आफियत है। जब पहुँचे उधर तो रेड कारपेट हुआ रियाद में, और तेहरान के अंदर जो है वो जो मुलाकात थी मियाँ साहब की खamenei साहब से, आयतुल्लाह साहब से, और फिर उनके सदर से, तो उसमें जनरल राही शरीफ साहब शरीक नहीं हो सके थे बहुत अकाउंट के मुताबिक, क्योंकि ये सरबरा लेवल की बात थी। तो ईरान के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उसमें वही शामिल हो सकते थे, और ये एक बड़ी तलखी की वजह बनी थी। और ये तलखी जो है वहाँ से जो शुरू हुई थी, वो जनरल राहिल शरीफ के रिटायरमेंट तक चलती रही थी। और ये एक बड़ा फैक्टर था जो तकलीफ़ देता था, ट्रिगर करता था उस दर्द को जो जनरल साहब को, राहिल शरीफ साहब को वहाँ से तेहरान से हुई। और फिर आपको पता है कि जैसे ही इस्लामिक नेटो 34 मुल्कों का इत्तेहाद MBS ने बनाया, तो जनरल राहिल शरीफ साहब उसको जो है लीड कर रहे थे। तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ईरान के अपने सफारती और जो सरबराही प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें फ़र्क है। लेकिन वो दोनों के दरमियान टेंशन की वजह बना। कुछ और भी बातें ज़रूर हुई होंगी उधर जिसकी वजह से ये चीज़ें बनी। और एक वजह वो शायद ईरान का जो बॉर्डर के ऊपर मामलात थे, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में उस वक्त इंसर्जेंसी की शिद्दत वो नहीं थी, लेकिन ये कि उस वक्त जंदुल्ला और जो उस वक्त जैशुल अदल में तब्दील हो रही थी, उसके हमले जो हैं ईरान के अंदर बढ़ रहे थे, और ईरान ने कुछ पाकिस्तान के अंदर आके हमले भी किए थे। और यही जो हमले थे, और उसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नाराज़गी बढ़ती रही, इतने में कि इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हम फिर आपको याद करवाएं कि इमरान खान साहब मिनिस्टर बने तो ईरान के दौरे पे गए थे, जिन उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, तो वो ISI के सरबराह थे। और वहाँ पे जो इमरान खान का जो बयान था कि पाकिस्तान को
अपनी जो है वो गारंटी देनी चाहिए ईरान को, अपनी गारंटी देनी चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार को बंद करना चाहिए। तो ये आपको समझ आ रही होगी कि एक किस्म से खान साहब ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द एंटी इरानियन जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और उसमें अगरचे खान साहब ने तो ये भी कहा था कि ईरान को भी चाहिए कि वो भी बीएलएफ को या बीएलए को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करे जैसे वो पाकिस्तान कर रहा है, और दोनों को इसका हल निकालना चाहिए। ये एक ट्रिगर बना था और इसके अलावा कुछ और ट्रिगर थे वहाँ पे। और उसमें भी एक मुलाकात, बड़ी लंबी मुलाकात खान साहब की, जिसमें एक इकबालियात और इलामा इकबाल के मुतल्लिक तवील बात हुई थी ईरानी सदर और ख़ान साहब के दरमियान। तो वो भी कहीं ना कहीं पे जाके एक नाराज़गी का सबब ज़रूर बनी थी। चले हम नहीं जा रहे, लेकिन ये कि ये मिलिट्री सिविल मिलिट्री टेंशन्स का ये पीक का दौर था। और उस पीक के दौर के अंदर ईरान का जो रोल है, चाहते हुए ना चाहते हुए, बल्कि ना चाहते हुए कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान के अंदर वो है ट्रिगर बनता रहा। उसके बाद हमने देखा कि आईएसआई के चीफ जो हैं बदल गए थे, नए चीफ आए थे, और नए चीफ के साथ इतनी बनी पींगे प्यार की चढ़ाई खान साहब ने कि उस प्यार के बोझ के तले जो है उनकी अपनी हुकूमत भी दम गई। और जो है वो प्यार की पींगें भी जो है जनरल फैज़ हमीद के साथ जो है वो कहीं हवा में ही हवा हो गई। चले ये तो एक हमने सिविल मिलिट्री टेंशन की वजह बताई। और क्या ये वजह है कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो है वो जो अभी पूरी सफारतकारी चल रही है उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता? लेकिन ये नहीं, लेकिन ये एक बिटर मेमोरी ज़रूर है। और पाकिस्तान की, लेकिन जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि पाकिस्तान चूँकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, उसका सोचने की पैराडाइम सिक्योरिटी स्टेट की है, तो वो उसकी डिप्लोमेसी भी उसी की रिफ्लेक्शन है। कल हमने बताया था कि जब यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से फील्ड मार्शल साहब की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, हम आपकी सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझते हैं। यही उन्होंने बहुत सारी दीगर जो अरब मुल्कों के साथ भी यही है, और हमारे मुआहदे भी अरब मुल्कों के साथ हैं। तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। जब आप एक सिक्योरिटी मामलात को देख रहे हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को, वहाँ पे आप कैसे कंसीव कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें। और ये जो पीस पीस पीस, अमन अमन अमन, ये तो दुनिया के अथॉरिटेरियन स्टेट भी करती हैं। और लेकिन वो उनका अमल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स होता है। ये एक बुनियादी वजह है। फिर ये कि फिर हम ज़िक्र करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, मजहबी दहशतगर्दी है, टीटीपी की, दाइश की, फिर बलोच इंसर्जेंसी है, ये कहीं ना कहीं पे वो पाकिस्तान के इरादों के ऊपर जाके असरअंदाज होती है। और पाकिस्तान का और ईरान का चूँकि बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे इस वक्त इंसर्जेंसी अपनी पीक के ऊपर है। और ईरान के अंदर भी जो सुन्नी जत्थे हैं, जो एंटी रजीम है, वो भी अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हल्के हल्के जो है उनका वॉल्यूम जो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक पूरा एक उसका कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान को आइडियल बड़ी सिचुएशन होती कि पाकिस्तान वही रोल प्ले करता कि जैसे ओमान ने और कतर जो है बाकी दुनिया के अंदर रिकन्सिलिएशन की डिप्लोमेसी में कर रहा है। और लेकिन पाकिस्तान ये रोल नहीं करता। उसकी एक वजह हमने आपको बता दी। फिर ये भी कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है, वो एक बड़ा अहम फैक्टर है कि लोग शायद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को या ऐसी एफर्ट्स को बहुत वेट शायद नहीं देंगे। लेकिन ये तो असेसमेंट उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ये कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने अभी ऐसी कोशिश नहीं की, और गैर जानिबदारी खेल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मिडल ईस्ट की सूरत हाल बदल रही है, तब्दील हो रही है, पाकिस्तान के लिए ये गैर जानिबदारी
का जो पूरा मंत्रा है, जो पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं पे जाके छोड़ना पड़ेगा। वो बेशक गज़ा में स्टेबलाइजेशन फोर्स हो, अगर ईरान के अंदर कोई सूरत हाल डेवलप होती है या मुस्तकबिल के मंजरनामे में पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है तब्दील करनी पड़ेगी, और उसमें एक वाज़े ब्लॉक को शायद पाकिस्तान को अडॉप्ट करना पड़े। उस सूरत में फिर पाकिस्तान के पास क्या चारा होगा? उस सूरत में पाकिस्तान के पास क्वेश्चन यही है कि अभी से पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, वो ऐसा रुख अख्तियार कर ले कि पाकिस्तान के लिए ये जो गैर जानिबदारी का जो कि डुगडुगी है, ये भी महफूज रहे, वो भी चलती रहे। वो उसी वक्त है कि जब रिकन्सिलिएशन की सफारतकारी पाकिस्तान शुरू करेगा। लेकिन कैसे करेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के तो अपने मसाइल जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ हैं, जिसके अंदर कतर ने सॉल्सी करवाई, तुर्की ने करवाई, अब सऊदी अरब जो है करवा रहा है। सबसे पहले अगर आपने सॉल्सी की सफारतकारी करनी है तो पहले आप अपने मसले तो हल करके दिखाएं। फिर इंडिया के साथ तो बड़े दरीना मसाइल हैं, उनका जो बोझ है, सियासी वज़न है, उसको भी तो कम करना है। कश्मीर का इशू है, मसाइल हैं, और ऑप्शंस जो हैं वो कम है। पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक के लिए, जो बदलने वाला सिनेरियो है, आने वाला जो मंजरनामा है मिडल ईस्ट का, साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का, देखते हैं कि पाकिस्तानी सफारतकारी और किस सिमत में बढ़ती है। लेकिन ये गैर जानिबदारी कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा बोझ ना बन जाए। तो अपना ख्याल रखिए। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका हुआ है, आपको रमज़ान करीम एक मरतबा फिर मुबारक। और हम कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल करीम में भी ऐसे नैरेटिव जो हैं वो डिकन्स्ट्रक्ट करते रहें, जो हमारे बहुत सारे व्यूज़, वर्ल्ड व्यू है, उसको बनाने के ज़िम्मेदार हैं। और हमारी जो नज़र है, सियासी नज़र, फ़िक्री नज़र और दुनिया को देखने की नज़र, उसके अंदर ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, ताकि हम वाज़े तौर पे चीज़ों को देख सकें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।